सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सबने अपना ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म कर लिया है। जो समय बचा है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपना एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करना है। पूरे के पूरे पेपर में जितना अकाउंट्स आपने पढ़ा सारा क्वेश्चंस एक साथ अगर एक पेपर में आ जाए तो उसका फंक्शनिंग आपको होना चाहिए। तो मेरे पास कुछ सीजी व्यापम के पुराने पेपर हैं, सिर्फ सब ऑडिटर के नहीं, बहुत सारा अकाउंटेंट के पेपर हैं। उनमें आज हम डिस्कशन करेंगे कि कितना सारा आपका सारा चैप्टर एक साथ बनता है। देखो, मैंने ना सीजी वेपम के पुराने पेपर देखा, उसमें कुछ क्वेश्चंस ना सेम से मैच कर रहे हैं। इन द सेंस कुछ अलग जो पोस्ट निकला है उनके क्वेश्चंस और कुछ अलग पोस्ट निकला है उनके क्वेश्चंस में कुछ कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है। मुझे ये समझ में आया कि जो टीम बना रही होगी सीजी वेपम के क्वेश्चंस, वो तो कोई एक ही टीम होगी और उनका थॉट प्रोसेस पकड़ने को अगर कोशिश करता हूं मैं, तो क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस वो सेट कर रहे हैं। और सेम सेम क्वेश्चन भी रिपीट करते हैं, 2 से 3 पेपर में एक ही जैसा क्वेश्चन बार बार दिखा है मुझे। तो क्यों ना पुराना जो भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन है उसको ट्राई करके बना कर देखते हैं। और आप लोग भी चेक करते जाना वीडियो को पॉज करते करते कि हमारा आंसर, हाँ, मेरे आंसर से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो आपका आंसर मेरे आंसर से मैच होता होगा तो उसको हम लोग कंटिन्यू करते चलेंगे। मेरा प्लान था पहले मैं लाइव सेशन लूं, बट लाइव सेशन सभी लोगों के लिए टाइम कंफर्टेबल हो नहीं रहा था, फिर उसको अपलोड करना है तो सीधा अपलोड ही करते हैं, समय बचाते हैं हमारा। ठीक है, तो चालू करते हैं। सीजी व्यापम 2022 में जो लेखापाल का पोस्ट निकला था, आप देखोगे तो आपको वेबसाइट में भी मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर डाला हुआ है। इसके बारे में इसको सॉल्व करते हैं और आप थोड़ा इन्वॉल्व होना, पेपर रख लो सामने में, एक कॉपी रख लो, पेन रख लो, साथ में बोलते चलो और बनाते चलो। जो समय है सिर्फ और सिर्फ आपको अपने नॉलेज को टेस्ट करने का, नॉलेज को टेस्ट करने का टाइम आ गया है। चेक करते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आया है, इन्होंने कैसे पेपर सेट किया है, उनके बारे में देखें हम। सो पहला क्वेश्चन है आपका, यस सर, पहला क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ द पर्सनल अकाउंट विल शोन। व्यक्तिगत खाते के आधिक्य का उल्लेख होगा। ये क्वेश्चन एज इट इज जो है वही मैं आपके सामने रखा हूँ, बस मैंने इसको कलर चेंज कर दिया है ताकि वो व्हाइट बोर्ड में ज्यादा रिफ्लेक्शन ना करे और डार्क में अच्छा से दिख पाए। तो पर्सनल अकाउंट के बैलेंस को कहाँ शो किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में। व्यापार खाता में, लाभ हानि खाता में, व्यापार व लाभ हानि खाता और चिट्ठा में। किसका बताया? पर्सनल अकाउंट। थोड़ा सा पेपर में हड़बड़ी नहीं करना, आप पढ़ लेना। क्या पर्सनल अकाउंट व्यापार खाते में जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट में तो खर्चे जाते हैं, परचेज और सेल जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, इसमें भी नहीं जाता, और ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तो डायरेक्ट क्या मिलता है आपको? बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट आपका राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा आप लोग भी वीडियो पॉज कर करके अपना आंसर्स को चेक करते जाना, और आपका आंसर सही चल रहा है कि नहीं तो आपको एक अपडेट मिलते जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है जॉइंट वेंचर, जो आपके सिलेबस में नहीं है। पता नहीं क्यों कुछ लोगों के टेस्ट सीरीज में और सिलेबस में जॉइंट वेंचर है, बट जॉइंट वेंचर आपके सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, अगला देखो, गुड्स परचेज थ्रू डेबिट कार्ड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। डेबिट कार्ड से माल क्रय की राशि रोकड़ बुक में कहाँ जाएगी? डेबिट कार्ड से खरीदे हो तो वो बैंक अकाउंट से कटेगा, राइट, बैंक अकाउंट से कटेगा। तो क्या कहता है? इन कैश कॉलम ऑफ द पेमेंट साइड, नहीं कैश से तो गया नहीं। इन बैंक कॉलम ऑफ द पेमेंट साइड, हाँ ये हो सकता है। बोथ रिसिप्ट एंड पेमेंट, नहीं, नन ऑफ दिस नहीं। तो बैंक कॉलम ऑफ द पेमेंट साइड, भुगतान पक्ष के बैंक स्तंभ में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि डेबिट कार्ड से खरीदे तो अकाउंट से स्वाइप होगा। तो लेवल तो बहुत हाई फाई नहीं दिख रहा है इन्होंने जो सेट किया हुआ है। हाँ, ये अकाउंटेंट का पोस्ट है, अब सब ऑडिटर का पोस्ट है। तो ये एक साइकोलॉजिकल पकड़ना पड़ेगा आपको कि सीजी वेपम किस तरीके से क्वेश्चंस बना रहा है, अच्छे अच्छे भी मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन क्या है? कैपिटल अकाउंट आर क्लोज्ड इन केस ऑफ द फर्म डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो ये जो अकाउंटिंग का पोस्ट आएगा इसमें पार्टनरशिप होगा। आपके सिलेबस में नहीं है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में उसको बनाएंगे हम। अगला, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश बुक इन शो। हालांकि ये भी सिलेबस में नहीं है तुम्हारा, बट ये क्वेश्चंस तुम बना सकते हो, ये जनरल क्वेश्चन है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक इन शो, रोकड़ बही का प्रारंभिक शेष कहाँ लिखा जाता है? इन क्रेडिट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट में, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर में, ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट में। देखो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, कैश होता है डेबिट, जो रोकड़ होता है वो डेबिट होता है, तो ऑफकोर्स वो डेबिट बैलेंस में ही जाएगा। ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट तुम्हारे में नहीं है, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट, वो कैश अकाउंट है, उसके डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना पड़ता है, तो डेबिट में तुम्हारा बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। अगला, which of the following error or omission are not part of bank reconciliation process?
निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि या चूक बैंक समाधान प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? बैंक समाधान आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। बैंक रिकंसिलिएशन का रॉन्ग टोटलिंग ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, हाँ हो सकता है। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट इन द बैंक कॉलम, ओमिशन टू कैरी फॉरवर्ड द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। हिंदी में भी देख लो, कैश बुक के बैंक कॉलम का गलत, कैश बुक के कैश कॉलम का गलत, कैश बुक के बैंक कॉलम का गलत। अब इतना सारा क्वेश्चन है, अगर आप डिटेल में पढ़ते हो तो मुझे यहाँ कुछ दिख रहा है सर। यहाँ भी बैंक कॉलम है, यहाँ भी बैंक कॉलम है, यहाँ भी आपका बैंक कॉलम है, इसमें भी देखोगे तो आपको दिखेगा बैंक कॉलम, बैंक कॉलम, बैंक कॉलम और कैश कॉलम लिखा हुआ है। तो अगर मैं अपने कैश बुक में ही रिकॉर्ड करता हूँ तो कैसे पता चलेगा बैंक रिकंसिलिएशन को, पासबुक को? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा रॉन्ग टोटलिंग द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश कॉलम के कैश बुक के कैश कॉलम का गलत योग करोगे तो बैंक समाधान विवरण में आएगा ही नहीं, बैंक समाधान के लिए जरूरत ही नहीं। बैंक समाधान कब बनता है? बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, रोकड़ पुस्तक का बैंक कॉलम और पासबुक से मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ कैश बुक का था, तो ये क्वेश्चन कुछ कुछ स्लो पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा क्या होता है। व्हेन द बिल रिसीवेबल व्हेन द बिल रिसीवेबल इज डिस्काउंटेड, को वेंचर मतलब जॉइंट वेंचर है, ये आपके सिलेबस का नहीं है, ये आपके सिलेबस का नहीं है। लायबिलिटीज एंड एसेट्स, liabilities and assets are 25,000 and 30,000 respectively. The difference amount will represent, दायित्व व संपत्ति क्रमशः 25,000 और 30,000 है, अंतर की प्रतिनिधित्व क्या करेगा? ऐसा क्वेश्चंस को देखकर ये हमारी वैल्यू गिना रहे हैं कि भैया ऐसा क्वेश्चंस ना दिए तो बहुत ही लट्टू है, 11वीं के बच्चे को पता है। एसेट और लायबिलिटीज को माइनस करोगे तो जो बचेगा वो क्या ही बचेगा, कैपिटल बचेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे इतना आप पढ़ रहे हो, इतना हाई फाई, उसमें इतना बेसिक क्वेश्चन ना दे, है रहेगा कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे रहेंगे। चलो, गुड्स वर्थ ₹36,000 वर लॉस्ट ड्यू टू फायर। गुड्स था तुम्हारे पास 30,000 का माल था, मैं कई बार यहाँ से पढ़ पढ़ के उसको एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग दोनों साइड पढ़ लेना जो हिंदी मीडियम वाले हैं। तो गुड्स था मेरे पास 36,000 का, वर लॉस बाय फायर, ठीक है। द गुड्स वर इंश्योर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000, 36,000 का सामान था जिसका मैंने 20,000 का बीमा कराया हुआ था। ओके भैया, आगे लॉस ऑन अकाउंट फायर वुड बी अकाउंटेड, ठीक है। कितना आपको रिकॉर्ड करना है? 36,000 में तुम्हारा क्या था? गुड्स था, और 20,000 का तुम्हारा इंश्योरेंस कंपनी दिया है। अब इसकी एंट्री दिया हुआ है कैसे? डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट 36,000 का और क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,000 का। क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट में 36,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस में 16,000 का, इंश्योरेंस कंपनी डेबिटेड बाई 20,000 आ गया। क्रेडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 36,000 का, डेबिटेड टू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 16,000 का, एंड क्रेडिटेड ट्रेडिंग अकाउंट में 36,000 का, डेबिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 16,000 का। मुझे तो एकदम पास से दिख नहीं रहा है, आप लोग अच्छे से देखो, जरा वीडियो को पॉज करो, उसके बाद सोचो क्या इसका आंसर होगा। ये है थोड़ा अच्छे क्वेश्चन, इसका क्या आंसर निकलना चाहिए, बिल्कुल आप देखिए क्या बनता है इसका आंसर। मिला कुछ आंसर आपको इसमें क्या? तो देखो क्या है, जब आपका गुड्स लॉस हो जाएगा ना, गुड्स लॉस हो जाएगा तो इसकी एक एंट्री बनती है क्या? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज क्रेडिट होता है, तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। कुछ लोग उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, कुछ लोग परचेज में से माइनस करते हैं। तो सबसे पहले वो आंसर पिक करो जो तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट दिखा रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट नहीं हो सकता, क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट ये हो सकता है, क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट ये भी हो सकता है। तो ये दो आंसर तो अभी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, ये दो आंसर। यहाँ ट्रेडिंग का डेबिट है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपका लॉस होता है गुड्स तो परचेज में से माइनस होगा या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो दो फिल्टर मैंने कर लिया, और इसी तरीके से आपको पेपर बनाना है। मुझे लग रहा है इसलिए ये ऑप्शन होगा, गलत तरीका है, पहले तो ये देख लिए। डन, अब ये दोनों में से फिल्टर करते हैं। इसमें क्या कहता है, 36,000 रुपए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, और डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 16,000 जाएगा। हाँ, 20 का इंश्योरेंस था, 36 का सामान चला तो 16,000 पीएल का डेबिट में जाएगा, ये भी सही बोल रहा है। पीएल का डेबिट में जाएगा 16,000, ये भी सही बोल रहा है। और इंश्योरेंस कंपनी डेबिटेड में 20,000, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा मिलना है, एसेट्स क्रिएट होता है, और ये सीधा सीधा तुम्हारे कहां पर चल जाएगा, एसेट साइड में चल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के नाम से। तो यहाँ पर ये आंसर ज्यादा अप्रोप्रिएट है।
कई बार ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर चारों आंसर्स आपको ऑलमोस्ट ना 2 या 3 ऐसे पास पास से लगेंगे, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट, ज्यादा अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो आपको फाइंड करना है। तो ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही, लेकिन यहाँ इंश्योरेंस कंपनी डेबिटेड बाय 20,000 जो एसेट्स क्रिएट करेगा, तो एसेट्स में जाएगा ये। राइट, ये आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन। व्यापार खाता 36,000 से क्रेडिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस 16,000 से डेबिट होगा, और बीमा कंपनी 20,000 से डेबिट होगा, जो तुम्हारा कहाँ पर चल जाएगा, एसेट्स में जाएगा। आगे। हु आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, कंपनी के रियल ओनर कौन होता है, इक्विटी शेयर होल्डर, समतांशधारी, ये तो आप ऐसे ही बना लोगे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ बकवास से क्वेश्चंस मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर आर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, ऐसे कौन से शुद्धियां हैं जो ट्रायल बैलेंस तलपट से पता नहीं किया जा सकता। चेक करते हैं। कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग क्षतिपूर्ति, एक गलती दूसरे गलती को खत्म कर देता है, तो आपको ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलेगा, हाँ ये हो सकता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है मशीन लिखना था परचेज लिख दिया, परचेज लिखना था मशीन लिख दिया, नियम नहीं पता, तो ये गलती से भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप ना यहाँ पर गलती कर रहे हो पर्टिकुलर में। अजय का जगह विजय लिख दो, विजय का जगह अजय लिख दो, मशीन का जगह परचेज लिख दो, परचेज की जगह मशीन लिख दो, तो मैच तो होगा, इससे भी पता नहीं चलेगा। एरर ऑफ ओमिशन, आपने भूल गया, आप भूल गए तो भी पता चल जाएगा। तो ऑल ऑफ दिस, सभी से आपके ट्रायल बैलेंस को डिस्क्लोज करने में एरर आर नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर आर नॉट डिस्क्लोजेस बाय द ट्रायल बैलेंस, ये भी ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलेगा, ये भी ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलेगा, ये भी ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलेगा। तो ऑल ऑफ दिस, क्षतिपूरक अशुद्धियां, सैद्धांतिक अशुद्धियां, लेखा संबंधी अशुद्धियां, लेख संबंधी अशुद्धियां मतलब भूल होना चाहिए यहाँ पर, एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है, उपरोक्त सभी। राइट आंसर उपरोक्त सभी। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, एक रूप का सिद्धांत, लगातार एक मेथड जो चलाया है उसको हमेशा चलाते जाओ, कंसिस्टेंसी। तो पढ़ो क्या लिखता है, all the firm in the same industry should use identical accounting principle and procedure, all the principle and procedure of the accounting are utilized, accounting principle and method should remain constant from one year to another year, और all of this, ठीक है। किसी उद्योग के सभी फर्मों द्वारा एक जैसी लेखांकन सिद्धांतों का पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, लेखांकन के सभी सिद्धांत व पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, प्रतिवर्ष लेखांकन सिद्धांत व पद्धतियों का एक जैसा होना चाहिए, और उपरोक्त सभी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इस क्वेश्चन को पढ़कर आराम से पढ़ लेना, वीडियो पॉज करके भी पढ़ लेना। अगर मैं थोड़ा जल्दी पढ़ रहा हूँ तो स्क्रीन से भी बाहर हो जाते हैं, एक बार पढ़ के चेक करना क्या आंसर लगता है आपको, इस क्वेश्चन का क्या ही आंसर होना चाहिए। 13 नंबर। उद्योग समझते हो, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर छोटे छोटे फर्म्स होते हैं, जैसे मैं बोल देता हूँ मेडिकल इंडस्ट्री, तो मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मेडिकल स्टोर्स होंगे। कोचिंग इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे कोचिंग वाले हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर जितने फर्म है वो एक कैसा पॉलिसी फॉलो कर पाएगी, मैं अपने कोचिंग का पॉलिसी अपने में लगाऊंगा, तुम अपने कोचिंग का पॉलिसी अपने में लगाओगे, इंडस्ट्री का रूल कैसा लग जाएगा। किसी उद्योग के सभी फर्मों के द्वारा एक जैसा लेखांकन, उद्योग तो नहीं आना चाहिए सर, इंडस्ट्री तो नहीं आना चाहिए, सेम इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मतलब समझ रहे हो, जैसे फिल्म इंडस्ट्री हो गया, उसके अंदर जितने सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब एक पॉलिसी कैसे फॉलो कर सकते हैं, सबका अलग अलग होता है। तो ये ऑप्शन कट हो गया, क्योंकि ये ऑप्शन कट हुआ तो उपरोक्त तो सभी भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। पेपर में अच्छे से सोच के बनाना पड़ता है, आप हड़बड़ी में, और सिर्फ अभी मैं एमसीक्यू को ये होगा आंसर करूंगा तो मतलब भी क्या वीडियो का, वो तो आंसर की मिल जाएगा, समझना जरूरी है। फिर क्या बोलता है, लेखांकन के सभी सिद्धांत और पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ऑल द प्रिंसिपल प्रोसीजर ऑफ द अकाउंटिंग यूटिलाइज, यूटिलाइज क्या होता है, सेम में जैसा फॉलो करना, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड शुड रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर, एक साल से अगले साल वो सेम होना चाहिए। तो राइट आंसर आपको मिलता है यहाँ पर सी। ऐसे क्वेश्चंस डाउट क्रिएट करते हैं, क्योंकि ए ऑप्शन और सी ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम दिख रहा था, वहां पर फर्म इंडस्ट्री लिखा था, और यहाँ पर क्या लिखता है, आपके बिजनेस के बारे में बता रहा था, तो वह इंडस्ट्री के अंदर सब क्यों कॉमन से मैच करने वाले हैं। तो ये ऑप्शन आपका सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू, ये आपका एनपीओ का क्वेश्चन है, ये आपको नहीं पढ़ना है।
एनपीओ का क्वेश्चन, आपके सिलेबस का नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर 1,14,828, क्लोजिंग बैलेंस है 23,460, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 86,530 एंड कैलकुलेट सेल। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल बनाओ, मैं थोड़ी देर में आंसर बता दूंगा। वीडियो को पॉज करूं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा ही खींचूंगा मैं, क्योंकि मैं आपसे बनवाना चाह रहा हूं। मैं कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा हूं कि आपको पूरा का पूरा सुनना है। वीडियो पॉज कर लो, चेक करो, फिर आंसर को बताओ। चलो जल्दी वीडियो पॉज करो, बनाओ इसको कि कैलकुलेट सेल, सेल कितना आएगा, कितना आपने तैयारी किया चेक करते हैं। चलो जल्दी वीडियो पॉज करेंगे। ओके, वीडियो पॉज करके प्ले करो, आप आंसर चेक करो तुम्हारा क्या आता है, क्या आंसर है चेक करते हैं। और अगर आप भी क्या होगा तो बिल्कुल कमेंट में बताना, उसके बाद मुझे भी पता चल जाएगा कि हाँ तुम सही बना रहे थे। तो ओपनिंग है डेटर का, इसके लिए छोटा सा एक डेटर अकाउंट बनाता हूँ, 14828। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर का, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाएगा 123,460। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ये भी इधर आ जाएगा 86,530। इसके बाद सेल, तो यहाँ पर अपने आप सेल बचता है। आपने शायद, मैंने तो ये वाली लेक्चर तुम्हारी नहीं ली है जिसमें डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ता है, क्योंकि ये सिंगल एंट्री का पार्ट होता है और कुछ जगह यूज होता है, बट आपको इस तरीके से बनाना था। ये ओपनिंग बैलेंस होता है क्योंकि डेटर है, डेटर का ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा, कैश रिसीव इधर आ जाएगा, अपने आप सेल बचेगा। तो चलो इनको जोड़ते हैं सर। 0, 9, 5 और 4 भी 9 हो गया, 6 और 3 भी 9 हो गया, और 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, 109990। और यहाँ का टोटल को माइनस करते हैं, कितना है, 14828 को माइनस करते हैं। 10 में से 8 गया, 2 हो गया, 8 में से 2 गया, 6 हो गया, 6 2 लास्ट में कौन सा आंसर दिख रहा है, 6 2 ये वाला आंसर दिख रहा है, तो ये होना चाहिए। आगे भी बना के देख लेता हूँ मैं, यहाँ से माइनस होगा तो 1 आएगा, ओके सर। ये हो गया 5, और ये हो गया 10 में से गया तो 9, 95162, 95162। हालांकि अगर तुम पेपर में बैठे हो और माइनस कर रहे हो तो आखिरी नंबर 2 था, मैं तो यहीं से उठा के भाग जाऊंगा आगे। ये कॉम्पिटिटिव पेपर में आपको करना पड़ेगा कि सर जब मुझे पता चल गया ये मेथड है, इन दोनों को प्लस करूंगा, इसको माइनस करूंगा, जो मेरा आंसर, तो ए इसमें से इसका माइनस किया, 2 आंसर दिख गया, नन ऑफ दिस ना हो बस ऐसे क्वेश्चन में। अगर नन ऑफ दिस होगा तो पूरा बनाना पड़ेगा, लेकिन चारों ऑप्शन पुट है। तो देखो 10 में से 8 गया, 2 2 किसके लास्ट में दिख रहा था, एक इसमें दिख रहा था, इसमें दिख रहा था, एक डिजिट और निकाल दो। ये हो गया तुम्हारे 8 में से 2 गया, 6 6 इसमें दिख रहा था, डन सर। उम्मीद करूंगा आप लोगों का भी आंसर 95,162 आना चाहिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था यार, इसको बनाकर बड़ा अच्छा लगा, और आप लोगों को भी शायद सीख कर अच्छा लगा होगा ये पैटर्न, अगर आपने नहीं सीखा, इतना सारा पढ़े हैं। अच्छा, ये किसी भी चैप्टर में नहीं था, ये जितना सारा सिलेबस तुम्हारा सब ऑडिटर का, किसी में कुछ ये टॉपिक नहीं था, बट ये नॉलेज बेस पर बनने वाला था, डेटर का हिसाब लगाना था, फाइनल अकाउंट का पार्ट है वैसे वो, और सिंगल एंट्री का पार्ट है। विच ट्रांजेक्शन ऑफ द कैश बुक विल बी नेसेसरी, नॉट टू बी नेसेसरी पोस्टेड इनटू द लेजर। रोकड़ बही के किस व्यवहार की खाता बही में खतौनी करना आवश्यक नहीं है। बोलता है कि कैश बुक में अगर कुछ ट्रांजेक्शन है उसको तुमको खतौनी करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब वो कहाँ नहीं जाएगा, कैश बुक से, कैश बुक से वो लेजर में नहीं जाएगा, मतलब समझ लो कैश अकाउंट में और बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। which of the transaction cash book will not be necessary to the post into the ledger। आपको पता है कैश बुक जनरल होता है कि लेजर होता है, मैंने बताया है मेरी बेसिक वाली क्लास में, फर्स्ट वाली वीडियो में। कैश बुक जनरल होता है कि लेजर होता है, प्राइमरी बुक है कि सेकेंडरी बुक है कैश बुक। सर कैश बुक प्राइमरी बुक भी है, कैश बुक सेकेंडरी बुक भी है, ये तुम्हारा जनरल भी यही है, लेजर भी यही है। तो आओ पढ़ते हैं। विड्रॉल मनी फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज, ये होगा लेजर पोस्टिंग में। विड्रॉल मनी फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिशियल यूज, नहीं पता। पेमेंट टू द क्रेडिटर, ये भी होगा। पेमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी होगा। अब ये जो आंसर है ना, विड्रू मनी फ्रॉम द बैंक, बैंक से पैसा निकालने की एंट्री जरा बताना, बैंक से पैसा निकालने की एंट्री, हाँ अपने घर में बोलते रहो। बैंक से अगर पैसा निकालेगा तो क्या एंट्री बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक बनेगा।
ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, तो ये खुद कैश बुक के डेबिट से क्रेडिट चल जाएगा, क्रेडिट से डेबिट आ जाएगा। तो इसको अलग से लेजर पोस्टिंग की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लेजर पोस्टिंग की जरूरत पड़ेगा ड्राइंग्स में जाएगा, यहाँ लेजर पोस्टिंग की जरूरत पड़ेगा तुम्हारा क्रेडिटर में जाएगा, यहाँ लेजर पोस्टिंग की जरूरत पड़ेगा तुम्हारा आउटस्टैंडिंग सैलरी में जाएगा। और अगर किसी एंट्री में कैश और बैंक दोनों आ गया तो कॉन्ट्रा एंट्री वहीं बन जाता है। तो इसको अलग से लेजर पोस्टिंग में जरूरत नहीं है, क्योंकि इटसेल्फ कैश बुक ही अपने आप में लेजर भी है और कैश बुक अपने आप में जनरल भी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था यार, 16 नंबर। कुछ तो अच्छा स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं ये। टू फाइंड आउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आर प्रिपेयर्ड, ये भी तुम्हारा एनपीओ का है, बट मैं आपको ये तो बता दूंगा, कुछ बेसिक्स होते हैं वो पता चल जाएगा। प्रारंभिक व अंतिम पूंजी ज्ञात करने के लिए अवस्था विवरण बनाया जाता है। अब बताओ, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल बोला है, हाँ प्रारंभिक और अंतिम बोला है, तो तुमको दो स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। हालांकि तुम्हारे सिलेबस का पार्ट ये नहीं है, बट आपको काम आएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। लगभग 20-25 मिनट हो गया है, तो एकदम ध्यान दीजिएगा। देखो, पोस्ट तो हमारे कम है सब ऑडिटर के, और इतने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं कि सबका जॉब लगना कंपलसरी नहीं है। ये तो माइंड में सेट रख लो कि भैया इतना हर्ट भी आपको ना हो कि इतना पढ़े हैं और हमारा जॉब नहीं लगा। लेकिन ये जो आपकी स्टडी हुई है ना पिछले 2 महीने में, जितना आपने मेहनत किया है, इतना ज्यादा आपने मेहनत किया है, खूब सारा नॉलेज इकट्ठा किया है, ये कभी वेस्ट नहीं होगा। ये मेरा प्रॉमिस है। मैंने खुद अपने पर्सनल लाइफ में भी देखा है कि जो हम पढ़ाई करते हैं ना, ये कभी वेस्ट नहीं होता। हमको लगता है अरे यार मेरा जॉब नहीं लगा, मैंने इतना तैयारी किया, इससे अच्छा तो मैं तैयारी नहीं करता। नहीं नहीं, ऐसा डिमोटिवेट कभी नहीं होना है। अगर आपने तैयारी किया है तो इस प्रिपरेशन का बेनिफिट उठाओ ना। देखो, आप सभी में से जितने लोगों ने भी एमकॉम किया होगा और एमकॉम में आपका 55% ऊपर होगा, तो वो सेट की तैयारी करने लग जाओ। जो आपने तैयारी किया, जो आपको एक फ्लो मिला, उसको कंटिन्यू खींचो। वर्ग एक की जो तैयारी करने वाले बीएड के साथ, वो उसकी तैयारी कर लो। और हो सकता है कि सेट में कहीं से मुझे ऐसा सुनाई में आ रहा है कि सेट में 55% का मिनिमम क्राइटेरिया हटाने वाले हैं। तो जो ये आप तैयारी कर रहे हो, ये वेस्ट नहीं होगा। इस बेस पर कोई और अकाउंटिंग का पोस्ट आएगा, वो अप्लाई करो। हमारा काम है करते जाना। और सर कहीं पोस्ट नहीं आए तो पढ़े हो ना अच्छा से। घर के आसपास अगर 11-12 के बच्चे, तो पढ़ाओ ना उनको। अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है, आपको लग रहा है कि मैंने इतना ज्यादा मेहनत किया था तब मेरा जॉब फिर भी नहीं लगा, तो आपको निराश नहीं होना। आपका नॉलेज, आपका ज्ञान जो है कभी वेस्ट नहीं होने वाला। कोई और पोस्ट की तैयारी कर लो, सेट की तैयारी कर लो, वर्ग की तैयारी कर लो, नेट की तैयारी कर लो। और अगर कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ छोटे बच्चे मिलेंगे 10th 11th और 12th के कॉमर्स वाले, उनको पढ़ाओ। अपना नॉलेज को वेस्ट ना करो। हाँ, अगर आपने ठीक से पढ़ाई नहीं करी है तो ऑफ कोर्स आपको उतना फील नहीं होगा। तो अभी जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं हुई है ना, सॉरी, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी हो गई है और उनको लगता है कि नहीं फिर भी मुझे कोई आउटपुट नहीं मिला, तो आपको वो आउटपुट निकालना है अपने एजुकेशन से। तो अपना नॉलेज अपडेट रखो सर, और बाकी तो ऊपर वाले पर छोड़ दो जो होना है। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ द बुक कीपिंग, सिंगल एंट्री आपके बुक का नहीं है, आपके सिलेबस का नहीं है। आगे, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption, बढ़िया क्वेश्चन सर। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत लेखांकन मान्यता नहीं है? फंडामेंटल assumptions याद है बेटा आपको? फंडामेंटल assumption, फंडामेंटल, 3 फंडामेंटल assumptions होते हैं। एक होता है गोइंग कंसर्न, व्यापार चलता रहेगा, गोइंग कंसर्न, चालू व्यवसाय। एक होगा आपका कंसिस्टेंसी, एक रूपता, जो एक बार फॉलो किया वो हमेशा चालू, पहले वीडियो में बताया था। एंड थर्ड वन मेरा फेवरेट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, एक्रूअल, उपार्जन। तो ये 3 फंडामेंटल अजम्पशंस है। चौथा कौन सा दे दिया? मटेरियलिटी, सारता, यही आंसर है, फंडामेंटल अजम्पशन नहीं है। तो नॉलेज आपका कभी वेस्ट नहीं होगा, अच्छा से पढ़ो, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड नॉट बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनमें से कौन सा लाभ हानि खाते में नहीं जाएगा? बैड डेब्ट जाता है, डिस्काउंट अलाउड भी जाता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक वर्ड दिख रहा है, ऑल ऑफ थ्री, ऑल ऑफ थ्री नहीं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? संचय मूल्य ह्रास। देखो, डेप्रिसिएशन पीएल अकाउंट में जाता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पीएल अकाउंट में नहीं जाता, इसको बचाया जाता है, ये फंड जैसा बन जाता है। तो ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। राइट आंसर इज ये, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। भैया अगर सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन होता, हाँ वो भी पीएल में जाता। तो ऐसा डेप्रिसिएशन जिसको मैं पूरा फुल्ली चार्ज नहीं किया हूँ, वो पेंडिंग रह जाता है या जमा करके रखा जाता है, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। इनकम टैक्स में इसका बड़ा योगदान होता है। फ्रॉम विच अकाउंट एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर विल बी रिटर्न ऑफ?
अंश के निर्गमन पर व्यय सर्वप्रथम किस खाते से अपलिखित किया जाता है? धीरे धीरे स्टैंडर्ड दिख रहे हैं क्वेश्चंस में, आप लोग को भी समझ में आ रहा है। शुरू का तो बड़ा बकवास सा क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि बोला अंशों के निर्गमन पर व्यय हुआ है, इशू ऑफ एक्सपेंसेस, शेयर इशू करने से जो एक्सपेंसेस हुआ उसको राइट ऑफ करना है, उसको अपलिखन करना, काटना है। तो पहले कहां से कटेगा सर? चाहे आप डिस्काउंट लिख लो या फिर आप इशू का एक्सपेंसेस लिख लो, इशू का एक्सपेंसेस होना चाहिए। ये सबसे पहले कटता है, एकदम सही सोच रहे जो भी सोच रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम में। हालांकि लेटेस्ट में सिक्योरिटी नहीं लिखा जाता, प्रीमियम रिजर्व लिखते हैं, बट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से ही पैसा काटा जाता है। तो प्रतिभूति पर ब्याज संचय, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जब भी अगर डिबेंचर भी आएगा तो डिस्काउंट या इश्यू एक्सपेंसेस को सिक्योरिटी प्रीमियम से काटा जाता है, और उसके बाद पीएल अकाउंट से काटा जाता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से काटा जाता है। अगर आपको ये जानकारी था तो मजा आएगा पढ़कर आपको भी कि हाँ ये सब सही चल रहा है। फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ द कैलेंडर ईयर, एट द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर, एट द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, और ऑल ऑफ द अबव। कैलेंडर ईयर अंतिम खाते कब बनाया जाता है? कैलेंडर वर्ष के अंत में, निर्धारण वर्ष के अंत में, लेखांकन वर्ष के अंत में। ये क्वेश्चन इजी है लेकिन डाउट क्रिएट करने वाला है। सर कैलेंडर ईयर, असेसमेंट ईयर, अकाउंटिंग ईयर, कैलेंडर ईयर, असेसमेंट ईयर, अकाउंटिंग ईयर, तो आपको लिखना है क्या? एकदम सही सोचे, अकाउंटिंग ईयर, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। कैलेंडर ईयर नहीं, असेसमेंट ईयर नहीं, अकाउंटिंग ईयर के एंड में आता है। आगे, और उसके पीछे लेक्चर भी नहीं है कुछ, आपको सिंपली याद रखना उसको। हाँ सर, द स्टेटमेंट कंटेनिंग वेरियस लेजर बैलेंसेस ऑन द पर्टिकुलर डेट इज कॉल्ड। किसी विशेष तिथि को विभिन्न प्रकार के खातों को, शेषों को सम्मिलित करने वाले विवरण को क्या कहते हैं? लेजर का जो खाता का बैलेंस आता है ना, लेजर का खाता बही का जो बैलेंस आता है, उसको जिस जगह पर रखा जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है तलपट, ट्रायल बैलेंस। द स्टेटमेंट कंटेनिंग वेरियस लेजर बैलेंस। तो ये क्वेश्चंस ना रिपीट करता है सीजी व्यापम। आपको पूरे जितने भी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस आए सबको एक बार सॉल्व कर लेना चाहिए। मुझसे जितना होगा मैं कराऊंगा। क्या होता है कि थ्योरी का जो लेक्चर पढ़ाना ना उसके पीछे मुझे मेहनत करना पड़ता है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे पढ़ाना है, तो मैं आधा से 1 घंटा निकाल कर भी फटाफट इसको खत्म कर दूंगा, बाकी कंटेंट बनाने में टाइम लग रहा था। अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, द एसेट्स आर ऑलवेज वैल्यूड। लागत अवधारणा के अनुसार संपत्ति हमेशा मूल्यांकित किया जाता है बाजार मूल्य पर, करंट प्राइस पर, मार्केट और परचेज प्राइस पर ना। किस पर करेंगे? कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, तो जितने पर तुमने खरीदा है उतने पर वो रिकॉर्ड हो जाएगा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। उम्मीद करूंगा ये आंसर आपको पता हो। Providing depreciation on the fixed assets is according with the which of the following concept or concepts। स्थायी संपत्तियों पर ह्रास निम्नलिखित में से किस अवधारणा के आधार पर लगाया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन मिला। बोला है कि डेप्रीसिएशन जो लगाते हो वो कौन से कॉन्सेप्ट के हिसाब से लगाते हो? गोइंग के हिसाब से लगाते हो, मैचिंग के हिसाब से लगाते हो, मटेरियलिटी के हिसाब से लगाते हो? चालू अवधारणा के हिसाब से ह्रास लगाया जाता है, मिलान अवधारणा के हिसाब से, या सारता के हिसाब से लगाया जाता है? क्या लगता है आपको? कमेंट में बिल्कुल बताएं। यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1 और 2, मतलब ये दोनों से लगता है, 2 और 3 ये दोनों से लगता है, एंड 1 और 3 ये दोनों से लगता है। क्या आंसर होना चाहिए इसका? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आपका बिजनेस लगातार चल रहा है, लंबे समय तक चल रहा है, और बिकॉज बिजनेस आपका लंबे समय तक चल रहा है तो उसको छोटे छोटे इंटरवल में बांटते हैं। तो मतलब भैया ये बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल ये। फिर जो डेप्रीसिएशन होता है वो पीएल अकाउंट में आता है, पीएल अकाउंट में प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, आंसर निकालते हैं। मतलब कौन सा? मैचिंग कॉन्सेप्ट। एकदम सही पकड़ा आपने कि सर ए एंड बी दोनों आएगा, गोइंग कंसर्न, मैचिंग कॉन्सेप्ट, चालू अवधारणा, मिला अवधारणा। ये मटेरियलिटी नहीं आने वाला। ये तो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं उनको लिखो, बाकी को इग्नोर कर दो, कहता है। अच्छा क्वेश्चन था सर ये। अगेन जॉइंट वेंचर, इग्नोर इट। ये क्वेश्चन में फिर आपसे ब्रेक लूंगा मैं, और आप लोगों से चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करके जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, थोड़ा सा और जूम करने की कोशिश करता हूं मैं तो क्वेश्चन पूरा छुप ना जाए। पढ़ो। कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म एक्स लिमिटेड यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल। बोलता है शुद्ध लाभ निकालना है तुमको। ओपनिंग स्टॉक दिया है, प्रारंभिक स्कंद, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया, एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस दिया है, डेप्रीसिएशन भी दिया है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट दिया है 4,000, सेल दिया है 2,80,000।
अब आप उसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसका नेट प्रॉफिट निकालेंगे तुरंत अभी। और जितने लोग भी ऐसी बस देखने के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो आपको सिर्फ देखने वाला नहीं है, ये आपको रियल में जवाब देने वाला समय है। और बहुत कम टाइम है, तो आपको इसको बताना है मुझे। वीडियो पॉज करो, आंसर निकालो, फिर प्ले करो। मैं भी थोड़ा सा वीडियो पॉज करता हूँ, पानी पीता हूँ, तब तक आप आंसर निकालो, फिर प्ले करते हैं। मिला कोई जवाब? चलो चेक करते हैं। मुझे पता है जितने लोग ट्राई कर रहे हैं ऑन टाइम, रियल टाइम में जितने लोग ट्राई कर रहे हैं, उनको जरूर इसमें डाउट आएगा। मुझे भी डाउट है, चलो तुम्हारे साइड से, कि सर ये प्लस होगा कि माइनस होगा, कि आएगा कि नहीं आएगा। देखो, अब इतने सारे इंफॉर्मेशन है, आप सीधा सीधा अगर उठाते हो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट बनाना, तो बेटा समय उतना नहीं है कि आप ट्रेडिंग पीएल बनाओगे। आपको सिंपल सेल दिख रहा है और ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है। तो सीधा मैं जब 2,80,000 का डायरेक्ट उठाता हूँ 25%, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। 25 60 200, बैलेंस गया 2, 25 2 50 और 60 70 70 हजार के आसपास आ रहा है क्या? 200, बैलेंस गया 20 20 आ रहा है। 25 2 50 60 70, हाँ 70 हजार के आसपास का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया। ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 70 हजार आ गया। इस 70 हजार से मुझे यूज करना है, क्वेश्चन को क्या करेंगे? 70 हजार का ग्रॉस प्रॉफिट में से खर्चा माइनस करूंगा, तो पहला खर्चा कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग। ये तो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, हो चुका। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर सीधा मैं निकाल लिया यहाँ से, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ा। अब 70 हजार में से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 20 हजार माइनस होगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन 10 हजार रुपये माइनस होगा, ठीक है। ये 5 हजार रुपये माइनस होगा, ठीक है। ये 6 हजार रुपये माइनस होगा। तो 20 10 30 40 41,000 और माइनस होगा। खर्चों को माइनस कर देता हूँ मैं। 0 0 0, ये आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 6 में से 4 गया तो 29,000 आ रहा है यहाँ तक। तो इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा, ये पीएल का आइटम है, ये पीएल का आइटम है, ये पीएल का आइटम है, ये पीएल का आइटम है। ट्रेडिंग आइटम बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से तुम्हारा जीपी निकलता है, और जीपी तुमने डायरेक्ट निकाल लिया। नाउ 29,000 है क्या आंसर में? नहीं। अब यही यही करना पड़ेगा पेपर में, जब आपको मैं तुम्हारे साइड से बता रहा हूँ, जब जब आपको डाउट रहेगा कुछ ऐसा करना है। इसमें डाउट है ना, इसको छोड़कर बना दिया 29। अब अगर मैं 29 को 4 हजार जोड़ देता हूँ, अगर मन करता है तुमको जोड़ने का, तो कितना बनता है? 33। क्या ऑप्शन है क्या? नहीं। और अगर ये 4 हजार रुपये माइनस करता तो कितना आएगा? 25 आएगा। ऑप्शन है क्या? हाँ। तो तुम्हारा जवाब 25 हजार निकल जाएगा। तो कितने बार पेपर में ऐसा सिचुएशंस फंसने वाले रहेंगे आप लोग, जिसमें आपके पास कॉन्सेप्ट तुरंत काम नहीं करने वाला होगा, आप प्रेशर में बैठे रहोगे, और आपको एक ही पॉइंट में डाउट रहता है, एक ही पॉइंट में डाउट रहता है, तो उस पॉइंट को छोड़कर मैं आंसर बना लेता हूँ। उसके बाद चेक करते हैं उसको क्या करूँ कि मेरा आंसर आ जाए, और अगर अच्छा किस्मत होगा तो बढ़िया वैसे बना रहेगा। तो ना जोड़ने से आंसर आ रहा था, माइनस करने से फटाक से आंसर आ गया। डन सर। तो इसका आंसर 25 हजार तुम्हारा होना चाहिए। वैसे बैड डेट प्रोविजन आएगा पीएल अकाउंट का डेबिट में काटने के लिए। द पोस्टिंग ऑफ द डिस्काउंट रिकॉर्ड इन द रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ध्यान देना। त्रिस्तंभी रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष में बट्टा स्तंभ की खतौनी होती है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल करके दिखाता हूँ आपको, ध्यान देना। द पोस्टिंग ऑफ द डिस्काउंट रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट साइड ऑफ द पोस्टिंग, कहाँ पोस्टिंग होगा पूछा है। ठीक है, खतौनी होगी, कहाँ पोस्टिंग होगा पूछ रहा है। वो कहाँ लिखा है? कैश बुक का रिसिप्ट साइड, कैश बुक का, कैश बुक का रिसिप्ट साइड। डिस्काउंट रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, ये कैश बुक है, ये रिसिप्ट साइड है। रिसिप्ट साइड में अगर कोई डिस्काउंट है, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? तो डिस्काउंट कॉलम के कहाँ जाना चाहिए? क्रेडिट में जाना चाहिए। हाँ, 28 नंबर डिस्काउंट कॉलम के क्रेडिट में जाना चाहिए। नहीं नहीं, ये वैसा नहीं है, इसको अपन इस तरीके से बनाते हैं। तो इतना भी नहीं बनाना है, सिंपल सोचो, रिसिप्ट दिया है, रिसिप्ट साइड का डिस्काउंट, अगर पैसा मिल रहा है डिस्काउंट दे रहा हूँ। यहाँ तक कंफर्म? पैसा मिल रहा है तो डिस्काउंट दूंगा, अब पैसा दूंगा तो डिस्काउंट मिलेगा। तो ये रिसिप्ट साइड बोल रहा है, मतलब कैश मिला है तो मैं डिस्काउंट दिया। और जब मैं डिस्काउंट दूंगा ना सर, डिस्काउंट जब दूंगा मैं, तो डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा, और अलाउड कहाँ जाएगा? तुम्हारा डेबिट। तो वो डिस्काउंट अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा, डेबिट साइड ऑफ द डिस्काउंट अकाउंट। इस तरीके से बनाओगे तब बनेगा ये। ठीक है। क्या हुआ? रिसिप्ट साइड का दिया है, कैश का रिसिप्ट साइड का। कैश का रिसिप्ट का मतलब होता है कि जो पैसा मिला है तो मैंने डिस्काउंट दिया है, कैश रिसिप्ट हुआ है तो डिस्काउंट दूंगा, तो डिस्काउंट देंगे तो बनेगा वो अलाउड, बट्टा दिया, और ऐसे कंडीशन में वो कहाँ चल जाएगा? उसके डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। मैं पहले बोला था थोड़ा सा डाउट क्रिएट करने वाला क्वेश्चन था ये। लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन पार्टनरशिप नहीं है। अगर आप कोई टेस्ट सीरीज लिए हो जिसमें पार्टनरशिप होगा, तो पार्टनरशिप पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं है। पेमेंट ऑफ द रिसीव्ड ऑफ द सेल्स ऑफ द एसेट, पार्टनर, ये भी नहीं है, पार्टनरशिप है।
संयुक्त उपक्रम जॉइंट वेंचर नहीं है। गुडविल ये भी पार्टनरशिप नहीं है। तुम्हारा सिलेबस का ही पार्ट नहीं है सर ये सब। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, फिर वही क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धियां तलपट पर प्रभाव नहीं डालती हैं, कौन सी गलती जो तलपट पर प्रभाव नहीं डालती है। रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट, राइटिंग ऑन अकाउंट ऑन द रॉन्ग अकाउंट बट द करेक्ट साइड, रॉन्ग टोटलिंग ऑन द अकाउंट, खाते का गलत शेष करने से तो इफेक्ट पड़ेगा, गलत खाते में राशि को सही पक्ष में दिखाना, खातों का गलत योग, यही होगा बी ऑप्शन नंबर 33, राइट, बी ऑप्शन। राइटिंग ऑन अकाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड, साइड हमारा सही है, अकाउंट गलत लिखा हूँ, साइड मतलब डेबिट का डेबिट ही लिखा हूँ, क्रेडिट का क्रेडिट ही लिखा हूँ, करेक्ट साइड में है तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड टोटल गलत करोगे तो फर्क पड़ेगा, बैलेंस गलत करोगे तो फर्क पड़ेगा। यस सर। अगेन पार्टनरशिप इग्नोर, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर से पढ़ो क्या लिखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर ट्रू इन रेफरेंस टू ट्रिपल कॉलम कैश बुक, त्रिस्तंभी रोकड़ बही के निम्न में से कौन सा कथन अधिक सत्य है, मतलब कुछ कुछ सत्य है लेकिन कौन सा अधिक सत्य पूछ रहा है। धीरे से, ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक, कैसे बात करते हो, ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं होता, व्यापार खाता बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते। आगे, ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड, फिर रिकॉर्डेड, गलत, ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट साइड ऑफ द, तो पूछ रहा था कि कौन सा तुम्हारा ज्यादा सही है, मोर ट्रू, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड ऑन द रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक, नहीं वो तो क्रेडिट में आएगा, तो ये ज्यादा सही है, ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, प्राप्त व्यापारिक भत्ते को रोकड़ बही में नहीं लिखा जाता, रोकड़ बही में नहीं लिखा जाता, राइट आंसर इज सी। A decrease in a provision for doubtful debts would result, संदिग्ध ऋणों के प्रावधान में कमी का परिणाम क्या होगा। अगर आप लोग हर एक क्वेश्चन में रुक रुक कर देख रहे हो, खुद से बनाने को ट्राई कर रहे हो तो बड़ा मजा आएगा आपको ये सेशन पढ़कर, और सिर्फ आप फिर से देख रहे हो तो आपका प्रैक्टिस नहीं होने वाला सर। पढ़ो, प्रोविजंस अगर मैं कम कर दूंगा तो मेरा क्या रिजल्ट होगा। देखो प्रोविजंस फंड कहाँ से बनते मालूम है, प्रॉफिट से बनते हैं, और अगर तुम प्रोविजन कम कर दूंगा तो प्रॉफिट से कम पैसा आएगा, तो प्रॉफिट जो था वो बढ़ जाएगा, इतना सारा प्रॉफिट था उससे प्रोविजन बना रहा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, फिर प्रोविजन बनाओगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रोविजन में कम बनाऊंगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो सो सिंपल, इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ में वृद्धि। ठीक है, आगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है अगेन, बट ये तुम जवाब दो, ये बना सकते हो, कोई बड़ा चीज नहीं है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ, रिसिप्ट एंड पेमेंट किसका होता है भैया, कैश का, तो ये किसका समरी है, कैश बुक का समरी है, रोकड़ बही का समरी है। ठीक है, आगे, द कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 80,000, ठीक है सर, शुरू में आपके पास कैपिटल 80,000 था। द एसेट्स आर इंक्रीज्ड बाय 40,000, एसेट्स बढ़ गया, लाइबिलिटीज तुम्हारा 5,000 से कम हो गया, द रिड्यूस, लाइबिलिटीज आर रिड्यूस बाय 5,000 इन द करंट ईयर, कैलकुलेट द प्रॉफिट, अभी आपको सोचना है, ये अगेन पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, आपको फिर भी इसको सोचना है, जरा सा समय दे रहा हूं मैं, वीडियो पॉज करो, फटाक से सोचो इसका आंसर क्या होगा। 38 नंबर का सोचो, एसेट्स आपका बढ़ गया है और लाइबिलिटीज आपका कम हो गया, तो कैलकुलेट करो नेट प्रॉफिट, नया प्रॉफिट बताओ क्या आते वाला है, जल्दी से ट्राई करो। मिला कोई जवाब, 1, 15, 45, 35 और 35 का लॉस। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर आपको पूछता है कैलकुलेट द प्रॉफिट, नॉट कैलकुलेट द कैपिटल, कैपिटल नहीं पूछा, आपको प्रॉफिट पूछा। प्रॉफिट क्या होगा, अगर आपका एसेट्स बढ़ता है, मैं जैसे प्रॉफिट का फॉर्मूला अगर आपको एक दिखाऊं मैं यहाँ पर, प्रॉफिट बढ़ता है, एसेट्स इंक्रीज होगा और माइनस लायबिलिटीज के बारे में आएगा, नहीं इस तरीके से नहीं बताता, ये थोड़ा सा पार्टनरशिप से अगर जोड़ता हूं मैं इसको तो आप जल्दी समझ जाओगे, देखो इस तरीके से समझो, एसेट्स बढ़ेगा तो इधर आएगा, एसेट्स कम होगा तो इधर आएगा, लायबिलिटीज बढ़ेगा तो यहाँ आएगा, लायबिलिटीज कम होगा तो यहाँ आएगा। ठीक है, ये रिवेल्युएशन अकाउंट का है, तुम्हारे सिलेबस का नहीं, बट फिर भी अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस से पूछ रहा है तो फाइनल अकाउंट क्रिएट कर सकता है, तो मैं तुमको थोड़ा सा पार्टनरशिप में लेकर जा रहा हूँ, पार्टनरशिप आपका सिलेबस का पार्ट नहीं, आई नो, बट मैं आपको बता देता हूँ कि एसेट्स बढ़ेगा तो इधर आएगा, एसेट्स बढ़ना मतलब एक तरीके से तुम्हारा प्रॉफिट होता है, और लायबिलिटीज कम होना भी तुम्हारे को फायदा होता है,
एसेट्स बढ़ना भी तुम्हारे लिए प्रॉफिट है और लायबिलिटीज कम होना भी तुम्हारे लिए प्रॉफिट है। तो इसको कैसे बनाना चाहिए सर? ये आएगा तुम्हारा क्रेडिट साइड में एसेट्स बढ़ गया 40,000 का और लायबिलिटीज कम हो गया तो वो भी 5,000 का ही आएगा। तो टोटल प्रॉफिट तुम्हारा 45,000 का आएगा। प्रॉफिट 45,000 का। एक लाइन बोला मैं, ध्यान देना, एसेट्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट कंसीडर करना और लायबिलिटीज बढ़ेगा तो लॉस होता है, लेकिन लायबिलिटीज कम हो गया तो प्रॉफिट, एसेट्स बढ़ गया तो भी प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट मुझे कितना होता है 45। हाँ, बहुत अच्छा से कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट का रूल लगाकर मैं इसको बना दिया, लेकिन बनने के चांस थे इसके। अब आओ इस क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? इफ बैड डेब्ट्स आर रिटर्न इन एडजस्टमेंट, अगर बैड डेब्ट्स कहाँ दिया हुआ है आपको? एडजस्टमेंट में दिया है, तो विल बी शोन ये कहाँ जाएगा? यदि प्राप्त अप्राप्य ऋण समायोजन में दिया होगा तो एडजस्टमेंट में दिया होगा तो दो जगह जाएगा, एक पीएल अकाउंट का डेबिट में जाएगा और एक बैलेंस शीट में जाएगा, पीएल अकाउंट का डेबिट में जाएगा और बैलेंस शीट में जाएगा। द एंट्री ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल वुड बी, बोलता है कि यह वह सामग्री जो निशुल्क नमूने के रूप में वितरित की जाती है तो उसका प्रविष्टि क्या होगा? गुड्स को फ्री में बांटोगे तो उसको एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट होगा तो गुड्स जा रहा है तो परचेस कम, परचेस से कटेगा या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। तो देखो कुछ आंसर मिलता है क्या? क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ सही है। एंड डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, मेरे को तो अभी तक ये सही लग रहा है। डेबिटेड टू ट्रेडिंग नहीं, गुड्स को आप फ्री सैंपल में बांटोगे तो गुड्स तुम्हारे पास जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा या परचेज में से माइनस होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट। आंसर सही है, ये तो नहीं हो सकता। क्रेडिटेड टू सेल्स, नो सर। क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिटेड टू ड्रॉइंग अकाउंट, नो सर। तो ये आपको फ्री सैंपल में जब बांटते हैं, सैंपल में बांटते हैं तो ये एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, विज्ञापन हो जाता है। तो व्यापार खाता के क्रेडिट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। राइट आंसर इज 40 का ए। आगे, हाँ सर, इक्विटी शेयर कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ, समता अंशों का निर्गमन किन उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता? इसको, मैं पेपर में बैठा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आया क्वेश्चन, इतना डिटेल हमने पढ़ा नहीं, कॉर्पोरेट का पार्ट है ये, कोशिश करते ट्राई करने का। इक्विटी शेयर कैन नॉट बी इशू फॉर द पर्पस, समता अंश को नहीं दिया जा सकता कैश रिसिप्ट के लिए, पैसा के लिए तो इक्विटी शेयर इशू करते हैं, नहीं दिया जा सकता तो ये ऑप्शन तो होगा। परचेज ऑफ एसेट, एसेट खरीदने से, अगर मेरी वीडियो पढ़ोगे तो वहां पर वेंडर वाला टॉपिक पढ़ा था, संपत्तियों को खरीदने के लिए दिया जाता है तो ये भी दिया जाता है, ये दोनों तो हो सकता है। रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर, मेरी वीडियो अगर पढ़ोगे तो वहां पर भी मैंने पढ़ाया था तुमको, ऋण पत्रों का शोधन, डिबेंचर का रिडम्पशन करते तो उसके बदले तुम लोग क्या दे सकते हो? उसको इक्विटी शेयर दे सकते हो, इसमें भी हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड, यही आपने नहीं सुना है, पूछता है कि कौन से पर्पस में नहीं किया जा सकता। पैसे के लिए तो इक्विटी शेयर दूंगा, संपत्ति खरीदने के लिए भी इक्विटी शेयर दूंगा, डिबेंचर का रिडम्पशन के लिए भी इक्विटी शेयर दूंगा, तो ये सब में तो दूंगा। ये बोल रहा नहीं दूंगा, तो एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है तुमको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। कोर लॉ पेपर में याद नहीं आने वाला, आप उस समय बहुत ज्यादा प्रेशर में बैठे रहोगे और इतना सारा क्वेश्चन रहेगा आपको, तब आप एलिमिनेशन करो। एलिमिनेशन मतलब कौन सा एमसीक्यू सही है, इसको हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, एक या दो दिखेगा उसमें डाउट, फिर परफेक्शन मिल जाएगा। द राइट आंसर इज ये, लाभांश वितरण के लिए अंश निर्गमन का निर्गमन करने का उद्देश्य नहीं होता, और जिनको याद होगा वो तो फटाक बना लेंगे। आगे, ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, किन अवधारणा के अनुसार पुस्तकों में गुणात्मक व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता? कोई सामान है ना, उसका गुण अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, क्वालिटी को हम बुक्स में नहीं लिखते। 10,000 का लिख लूंगा, 20,000 का लिख लूंगा, 1 लाख का लिख लूंगा, उधारी लिख लूंगा, नकद लिख लूंगा, क्वालिटी को नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, किसके कारण नहीं लिखते, ये तो आप समझ गए। देखो कई बार जब मैं क्वेश्चंस आपको बोल रहा हूँ ना तो जवाब आपको जल्दी मिल जा रहा होगा, और ऐसे ही आपको पेपर में बोल बोल के भी ट्राई करना पड़ता है। क्या होता है जब कोई एक्सप्लेन करता है ना तो बहुत अच्छा लग जाता है और समझ में आ जाता है। क्लास में भी जो मेरे से एमसीक्यू पढ़ते हैं, जो दूसरे क्लासेस वाले हैं, सर आप एक्सप्लेन करते हो तो ईजी होता है, जब हम पढ़ते हैं तो हमको टफ लगता है, ये प्रॉब्लम होगा। इसके लिए आपको थोड़ा लाउड बोल बोल के बनाना चाहिए घर में। From the following detail, calculate net sale to be shown in the trading profit and loss account. नेट सेल निकालना आपको, टोटल सेल दिया है 2,10,000 का, इंक्लूड इसके अंदर क्या क्या शामिल है? क्रेडिट सेल भी है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट भी है, सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर एंड इक्विपमेंट भी है, और सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है। बोलता है इसमें से शुद्ध लाभ की गणना करने के लिए कुल विक्रय में से क्या क्या में सम्मिलित है? निम्नलिखित विवरण के लाभ हानि खातों को दिखाए जाने वाले शुद्ध लाभ की गणना करें।
शुद्ध लाभ की गणना करें, नेट प्रॉफिट निकालना, अच्छा शो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना है और कुल विक्रय दिया हुआ ये सब के बारे में दिया, प्रॉफिट नहीं निकालना होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द नेट सेल बोला है ना, निम्नलिखित विवरण व्यापार और लाभ हानि खाते को दिखाने जाने वाली, ये गलत हिंदी में छपा है, वही तो बोल रहा हूँ इंग्लिश में गलत दिख रहा है। यहाँ पर बोलता है नेट सेल निकालो शोन इन द बैलेंस शीट, निम्नलिखित विवरण से व्यापार व लाभ हानि खाते में दिखाए जाने वाले शुद्ध, गलत लिखा ये, विक्रय बताओ बोल रहे हैं, कितना लिखना है, बोला ना नेट सेल टू बी शोन इन द ट्रेडिंग प्रॉफिट अकाउंट, शुद्ध विक्रय कितना आएगा, शुद्ध विक्रय कितना आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हिंदी में गलत लिखा है प्रॉफिट एंड, पढ़ना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम आता है, वही का क्वेश्चन है, देखो यहाँ से हमें गलत दिख रहा है, तो गलतियां तो कोई कुछ क्वेश्चन होंगे, आप दोनों लैंग्वेज में पढ़ने का आदत बनाओ। चलो अब आप निकालो इसमें से सेल्स में क्या क्या सेल्स होगा, तो सेल के अंदर फर्नीचर का सेल नहीं आएगा, सेल के अंदर सेल्स रिटर्न भी नहीं आएगा, सेल्स के अंदर क्रेडिट सेल तो आएगा। अब एक डाउट आता है कंसाइनमेंट आएगा कि नहीं आएगा, कंसाइनमेंट मतलब गुड्स को दूसरों के पास अपने दूसरे डिपार्टमेंट को भेजना, कंसाइन मतलब भेजना, तो चेक करते हैं सेल कितने का था, 2,10,000 का था, इस सेल में इंक्लूड है, ये सब शामिल है, ये भी है ये भी है ये भी है ये भी है, तो तुम बताओ सेल्स रिटर्न रहना चाहिए क्या, हटाओ, तो चलो 10,000 हटा देते हैं, तो कितना बच गया सर, 2,00,000 बच गया। उसके बाद फर्नीचर को बेचा हूँ, ओल्ड इक्विपमेंट वो कैसे आ गया, तो उसको भी हटा देता हूँ 5,000, उसको हटाता तो कितना बचता है 1,95,000। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 195 का, नहीं है सर। अब आपके पास एक डाउट था गुड्स एंड टू कंसाइनी, कंसाइनी वो एक चैप्टर होता है जो आप लोग नहीं पढ़े हो, कंसाइनमेंट एंड कंसाइनी, कंसाइनमेंट चैप्टर होता है, गुड्स अपने मैं एजेंट को भेजा भेजा तो उसको भी हटा देता हूँ सेल में से, कितने का सामान भेजा, 25,000 का माल भेजा, उसको भी हटा देता हूँ, 0,0,0,0 7 और 1,70,000। क्रेडिट सेल को क्यों हटाओगे, सेल के अंदर तो क्रेडिट सेल होना चाहिए, हाँ तो एक आंसर ऑप्शन 1,70 सही है। हिंदी मीडियम में क्वेश्चन गलत छपा हुआ था, आपको विक्रय बताना है और विक्रय के अंदर ये सारा चीज शामिल है, तो तुम बताओ क्या क्या हटना चाहिए, सेल्स रिटर्न हटेगा और पुराना फर्नीचर बेचा वो हट जाएगा, ऑपरेशन पर भेजा गया माल भी हट जाएगा, उधार विक्रय को मत हटा देना, उधार विक्रय तो होना ही चाहिए। अगला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, पूंजी पर ब्याज क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज क्या है भैया, गेन ऑफ द बिजनेस है, लॉस ऑफ द बिजनेस है, एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस है, कि ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस तो नहीं हो सकता क्योंकि एक गेन लिखा और एक लॉस लिखा हुआ है, आपको मैं डिटेल दिखाता हूँ, बताना पड़े हो कैसा, ये बिजनेसमैन ये पैसा लगाया कहाँ पर, अपने बिजनेस में, जवाब आप ही देना ठीक है, ये बिजनेसमैन पैसा लगा अपने बिजनेस में, कैपिटल लगा दिया, अब ये कैपिटल लगाया अपने बिजनेस में, तो ये सोच रहा है कि काश मैं कहाँ पैसा लगाया होता, बैंक में, तो मुझे वहां से क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता, तो मैं अपने बिजनेस में लगाया तो बिजनेस से भी मुझे क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो कैपिटल लगाएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेसेस को आएगा। अब आप बताओ पढ़ाई किसके लिए करते हैं हम लोग, बिजनेसमैन के लिए पढ़ाई करते हैं कि बिजनेस के लिए करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं, तो बिजनेस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो बिजनेस के तरफ से देखो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो बिजनेस जब ये पूंजी पर ब्याज दे रहा है, बिजनेस पूंजी पर ब्याज दे रहा है और बिजनेसमैन को पूंजी पर ब्याज मिल रहा है, तो बिजनेस दे रहा है तो हम इसके लिए पढ़ाई करते हैं ना, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे लिए, एक्सपेंसेस बन जाएगा, वेरी डिटेल सर, कैपिटल लगाऊंगा बिजनेस वहां से ब्याज देगा, कैपिटल लगाऊंगा बिजनेस वहां से ब्याज देगा, तो यहाँ से ब्याज जा रहा है तो उसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एक्सपेंसेस होगा। सर इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से भी एक समझा देता हूँ ताकि ये वाला पेपर में ना आ जाए, ठीक है, ये देखो ये तुम हो बिजनेसमैन और ये तुम्हारा बिजनेस, अब आपने अपने बिजनेस से पैसा निकाला, दैट इज योर ड्रॉइंग आहरण, तो भाई बिजनेस बोलेगा जब तू पैसा लगाया था तो ब्याज लिया, आज तू पैसा निकाल रहा है तो ब्याज दे मुझे, तो यहाँ बनेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण पर ब्याज। अब पढ़ाई किसके लिए कर रहे हो तुम, बिजनेस के लिए, बिजनेस में पूंजी पर आहरण पर ब्याज क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हो रहा है, आ रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या बन जाएगा तुम्हारे लिए कल चल के, इनकम बन जाएगा, ठीक है, तो ये दो चीजों को याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, व्यापार के लिए वो व्यय है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्यापार के लिए वो इनकम है, व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं सर, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते, तो राइट आंसर क्या होगा, एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस।
हाँ, नेट सेल में शामिल है, कैश सेल्स भी आएगा, क्रेडिट सेल्स भी आएगा, कैश एंड क्रेडिट ये भी आएगा। तो बस इतना पढ़े और तुरंत लगाए, नकद और उधारी दोनों आएगा। आखिरी ऑप्शन देखो, कैश सेल्स भी आएगा, क्रेडिट सेल्स भी आएगा। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल शो हाउ मच शुड बी चार्ज टू द पीएल अकाउंट एज अ बैड डेब्ट ड्यूरिंग द करंट ईयर। ठीक है, निम्नलिखित विवरण से चालू वर्ष के दौरान लाभ हानि खाते में अशुद्ध ऋण की कितनी राशि जाएगी। इसके बाद आपको दे दिया होगा, प्रोविजन दिया है 1 तारीख का, प्रावधान दिया है 1 तारीख का, एक्चुअल बैड डेब्ट्स दिया है 2020 का, डेटर की वैल्यू दिया है 80,000 का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% दिया होगा, एंड यहाँ पर भी सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे होगे और मेरी पूरी वीडियोस पढ़ा है आपने, तो सबको दिखेगा इस क्वेश्चन का जवाब मैंने मांगा था हमारे फॉरेन अकाउंट के वाले वीडियो में, और बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया था। ये सेम क्वेश्चन है, वहीं से लाएगा क्वेश्चन है। इसका आंसर एक्चुअल में नील है। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया होगा, और आपको याद होगा तो मैं यहीं से उठाया था इस क्वेश्चन को। इसका आंसर है नील। कैसे भैया, एक बार बता दो, हमने तो वो वाली वीडियो नहीं पढ़ी है। एक बार रिवीजन भी दे देता हूँ मैं तुमको। देखो, तुम्हारे डेटर्स कितने के हैं, तुम्हारे डेटर्स कितने के हैं, 80,000। 80,000 का कितना परसेंट प्रोविजन करना है, 5%। 80,000 का 5% करूंगा, प्रोविजन कितना आ जाएगा, 4,000 का प्रोविजन आ जाएगा। अब 4,000 का प्रोविजन आ जाएगा। अब तुम्हारे पास पहले से कितना बेड डेप्ट थे, एक्चुअल बेड डेप्ट 20,000 थे, और नया प्रोविजन कितना आ गया तुम्हारा, 4,000। तो टोटल तुम्हारा बन गया कितना, 24,000। और पहले से तुमने कितने का तैयारी करके रखा था, 24,000 का ओल्ड बेड डेप्ट प्रोविजन था। पहले से मेरे पास प्रोविजन था 24,000 का, तो नया जरूरत था 24 का। 24 का मुझे इस साल का रिक्वायरमेंट था, और मैंने पहले से 24 का बना के रखा था, तो इस साल के पीएल अकाउंट में कितना आंसर जाएगा, नील जाएगा। तो ये क्वेश्चन अब तो उतना डिटेल नहीं बताऊंगा, पीवाईक्यू सॉल्व करा रहा हूँ, बट फिर भी मैं बहुत एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ आप लोगों को। बट इसका आंसर नील होगा, बिल्कुल बना ले। अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग, रूढ़िवादिता अवधारणा के आधार पर लेखांकन क्या है। ये तो सभी सभी को जवाब पता होना चाहिए। आप मेरे पहले वीडियो को ही देखकर आपने आगे का वीडियो पढ़ाई किया था, उसमें मैंने बहुत इंटरेस्ट लेकर इस टॉपिक को बताया था कि कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता क्या होता है। हमेशा भविष्य की हानियों को देखना है, लाभ को नहीं देखना है। ऑल फ्यूचर लॉसेस विल बी इंक्लूडेड बट द फ्यूचर गेन विल नॉट। सभी भावी लाभों को सम्मिलित नहीं होगा, किंतु हानियों को सम्मिलित किया जाएगा। इसके लिए तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है सर, सब मैंने वीडियोस में पढ़ाया हुआ है। द बिजनेस ओनर हैज टेकन गुड्स हिज ओन यूज देन इट इज शोन एज अकाउंट। व्यापार का स्वामी अगर व्यापार के निजी उपयोग के लिए माल निकालता है, तो इसे कहाँ प्रविष्ट किया जाएगा, डिडक्ट फ्रॉम द परचेज। ऑफ कोर्स सर, विक्रय में से नहीं होगा, लाभ हानि में से नहीं होगा। अभी भी मैं थोड़ी देर पहले से 4 से 5 बार सुना दिया हूँ कि अगर गुड्स निकालता है तो या तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखो, या परचेज में से माइनस करो, तो परचेज में से माइनस होगा। The prepayment of the insurance premium will appear in the balance sheet and in the insurance premium account respectively। बीमा प्रीमियम का एक पूर्व भुगतान चिट्ठे तथा बीमा प्रीमियम के क्रमशः किस रूप में दिखाया जाएगा। तो बोलता है कि लायबिलिटी और डेबिट बैलेंस। पहली बात तो लायबिलिटी और डेबिट बैलेंस का कॉम्बिनेशन ही नहीं हो सकता। चल मुझे क्वेश्चन भी समझ में नहीं आता, लेकिन मेरा लायबिलिटीज और डेबिट बैलेंस का कॉम्बिनेशन ही नहीं हो सकता। एसेट्स और डेबिट बैलेंस हाँ हो सकता है, एसेट और क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। तो चुपचाप आंसर क्या लगा देना, बी। कई बार आपको यदि प्रश्न समझ में ना आए तो आंसर भी पढ़ के देखो, आंसर से भी कहीं ना कहीं दिमाग लग जाता है, और यही ऑप्शन हो सकता है, एसेट और डेबिट साइड। आगे बढ़ते हैं सर। हाँ, फिर से आया बड़ा क्वेश्चन आपका, क्या कहता है देखो, कैलकुलेट सेल फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। ओपनिंग स्टॉक दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, और आपको बताना है सेल। वीडियो को पॉज करेंगे, बढ़िया सा जवाब देंगे सर इसका क्या आंसर होगा। मैं तो ऐसे देख कर बता दूं इस क्वेश्चन को क्या है। आपसे पूछा है कि सेल की वैल्यू क्या होगा, और ये सारा इंफॉर्मेशन दिया है। प्रारंभिक स्कंद, विक्रय बेचे गए माल की लागत, अंतिम स्कंद प्रत्यक्ष व सकल लाभ। बोलो बोलो बोलो, कमेंट करते जाओ। आज की वीडियो में तो भर भर के कमेंट चाहिए भैया। हर एक का जवाब जो जो तुमको आ रहा है लिखते जाओ, जो जो तुमको आ रहा है लिखते जाओ। बहुत सारे लोगों का तो नाम भी मुझे पता चल चुका है कि हाँ, ये सारे लोगों का बहुत फ्रिक्वेंट कमेंट आता है। पता भी, मैं बाई फेस तो नहीं जान रहा हूँ, बट लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैं जान भी गया हूँ कि हाँ कौन कौन है। यस सर, ग्रॉस प्रॉफिट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जोड़ दो तो तुम्हारा सेल बन जाएगा 31,500। खत्म भैया। आप लग गए होगे, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्यों सर,
इतने का लागत था, इतने का लाभ था, दोनों को जोड़ूंगा तो विक्रय मिल जाएगा सर। इतने का कॉस्ट ऑफ सेल था, इतने का ग्रॉस प्रॉफिट था, दोनों को जोड़ दूंगा, सेल मिल जाएगा। सेल 31,500। आगे बढ़ो सर। Which sequence of the amount column of the triple column of the cash book is more appropriate? त्रिस्तंभी रोकड़ बही में स्तंभों का कौन सा क्रम ज्यादा उपयुक्त होगा? ये तो ऐसी है सर, इसके लिए आप नहीं भी पढ़ाओगे चलेगा। कैश होगा, फिर बैंक होगा, फिर डिस्काउंट होगा, यही होना चाहिए। बैंक कैश डिस्काउंट नहीं होगा, कैश डिस्काउंट बैंक नहीं होगा, कैश बैंक डिस्काउंट। इसमें से एक ऑप्शन देख लो और खुद से बना लो। ये तो मैं नहीं बताने वाला, ये भी अभी सही नहीं है, तो मैं ऐसे टिक कर दिया कि भैया कैश बुक का फॉर्मेट आप सोचोगे और उसमें कौन कौन सा कॉलम तुम्हारा पहले होना चाहिए। ये कंडीशन होना चाहिए कि ये या तो खुद से निकाल लो बुक, मेहनत कर लो। ये क्वेश्चन समझाने वाला भी नहीं है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कौन से सीरीज में होता है? ए बी सी डी। पहले ये होता है कि पहले ये होता है? ये आप लोग बिल्कुल बनाएंगे, और जिनको नहीं पता पढ़ाई करके बना के निकालेंगे। पार्टनरशिप नाउ सर। विच ऑफ दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ जॉइंट वेंचर? नहीं चाहिए जॉइंट वेंचर हमारे को, जॉइंट वेंचर आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ सर, आया बैंक रिकंसिलेशन। Which one of this is true about the bank reconciliation statement? इनमें से कौन सा बैंक समाधान विवरण के बारे में सत्य है? It is a part of the memorandum statement. It is a part of the cash book नहीं। It is a part of the ledger नहीं। It is a part of the bank column बैंक document नहीं। या दस्तावेज का हिसाब बैंक का दस्तावेज नहीं। या खाता बही है नहीं। या रोकड़ बही नहीं। बैंक समाधान विवरण क्या है? या समाधान विवरण का एक हिस्सा है, मेमोरेंडम है। ठीक है सर, ये आंसर सही है। ये तो आप भी बना सकते थे, मेरे एब्सेंस में ही बना सकते थे। द रीजन फॉर अपीयरेंस ऑफ द लेस बैलेंस इन द बैंक पासबुक देन द कैश बुक। बैंक पासबुक में कैश बुक से कम बैलेंस दिखना। बैंक पासबुक में कैश बुक से कम पैसा दिखना। पासबुक में कम दिख रहा है, आपके कैश बुक में सही दिख रहा है, पासबुक में कम दिख रहा है। और पासबुक में कम दिखने का कारण क्या होगा? क्योंकि पास से पैसा कट गया होगा। तो चेक इशूड बट नॉट पेड, पैसा कटा ही नहीं। पेमेंट डायरेक्टली रिसीव्ड, ये तो मिल रहा है। डायरेक्टली पेमेंट बाय द बैंक ऑन द इंटरेस्ट चार्जेस। ठीक है सर। बोलता है बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान कर दिया गया या ब्याज लगा दिया गया, तो सीधा पास से कट जाएगा ना, तुमको तो पता भी नहीं चलेगा और मेरे को पता ही नहीं चलेगा, तो मेरा कैश बुक कम दिखेगा सर। आय व्यय खाता, इनकम एक्सपेंडिचर, नो भैया। और अगर कुछ गलत होगा तो करेक्ट कर लेना, मैं इतना क्लोज से देखना बोर्ड, मुझे बड़ा दिक्कत होता है इसमें। ये भी जॉइंट वेंचर है, नहीं आएगा। हो सकता है कुछ गलत भी हो जाए। बैलेंस शीट शो, बैलेंस शीट क्या दिखाता है? आर्थिक अवधि का लाभ, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पीरियड, फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। याद रखना भैया, विशेष तिथि पर आर्थिक स्थिति दिखाता है। विषय वहां पर अकाउंटिंग पीरियड था, अकाउंटिंग पीरियड का लास्ट में दिखाता है आपका। और यहाँ पर फाइनेंशियली कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट करते हैं। ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएगा ऑन अ पर्टिकुलर डेट, तभी तो तुम लोग ऊपर लिखते हो ऑन 31 मार्च, एज ऑन 31 मार्च, ड्यूरिंग द ईयर। परेड नहीं लिखते, परेड थोड़ी ना लिखते हैं, वो तो फॉर द ईयर एंडेड वो अलग हो जाता है, वो तो तुम्हारा ट्रेडिंग पीरियड होता है जो पूरे साल भर का दिखाता है। और बैलेंस शीट लास्ट पर्टिकुलर डेट का पोजीशन दिखाता है आपको। सब्सक्रिप्शन नो सर, एनपीओ का चैप्टर है। अकाउंट्स आर मेंटेन सिंगल एंट्री सिस्टम, ये भी जरूरत नहीं है, सिंगल एंट्री आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। जॉइंट वेंचर, ये भी नहीं पार्ट है तुम्हारा सिलेबस का। If a trial balance does not tally, then accountant create। ये तो ऐसे ऐसा क्वेश्चन है कि अगर मैं इसको पेपर में गलत कर देता तो वहीं से मुझे उठकर बाहर आ जाना चाहिए भैया। ये क्वेश्चन तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। पढ़ लो क्या लिखता है। इफ अ ट्रायल बैलेंस डज नॉट टेली, अगर तलपट मैच नहीं होता है तो कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है? तो रात के सपने में भी आपको आएगा तो भी आप बता दोगे सस्पेंस अकाउंट, और हिंदी में इसको लिखा गया है भूल चूक खाता। और ये समझ में हिंदी वाले को शायद दिक्कत हो जाए, क्योंकि हिंदी में सस्पेंस अकाउंट को उचंत खाता, उदरत खाता, काल्पनिक खाता बोला जाता है, और यहाँ पर एक और नाम लिख दिया भूल चूक खाता। तो चुपचाप यहाँ से भी पढ़ के देख लेना, इसलिए बोल रहा हूँ इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ के रख लो, काम आ जाएगा हिंदी मीडियम वाले जो प्योर हिंदी पढ़ना पसंद कर रहे हैं। The entry of the dishonor of इंडोर्स चेक इज मेड इन, फिर तगड़ा क्वेश्चन आ गया। पृष्ठांकित धनादेश के अनादरण की प्रविष्टि होती है। अब बोल रहा है कि एंट्री ऑफ द डिसऑनर ऑफ इंडोर्स चेक, ये मैं हूं, मैंने चेक, मुझे कहीं से चेक मिला था, मान लो मुझे एक्स से चेक मिला था, ये मैं हूं। नोटिस करना, मुझे एक्स से चेक मिला था। अब ये चेक को मैं बैंक में नहीं लगाया, मैंने ये चेक को तीसरे पार्टी को दे दिया।
मुझे 5,000 का चेक मिला था। अब तुरंत एक पार्टी है, बोला मेरा 5,000 कब दोगे? तो मैं बोला भैया पैसा तो नहीं है मेरे पास, चेक इसको रख लो। बोला चेक रख लो। तो आपने इस जो चेक आपको मिला ना, जो आपको चेक मिला, इसको तुमने इंडोर्स कर दिया, दूसरे को दे दिया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट जैसा होता है ये। तो ये चेक आपने दूसरे को दे दिया। तो जब ये चेक दूसरे को दिया, पता चला कि बाद में ये जो चेक तुमने वाई को दिया था, ये चेक ही तुम्हारा डिसऑनर हो गया। तो क्या एंट्री पास करेंगे? क्या एंट्री पास करेंगे? तो कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक कैसे मैं अपने कैश बुक में लिख दूं जब मेरा कैश में कुछ हुआ ही नहीं है, ये मैं हूँ। बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक मैं बैंक में कैसे लिख दूं जब मेरा बैंक में कुछ हुआ ही नहीं, मेरे पास से चेक आया, मैं दूसरे को दे दिया और पता चला कि वहां से डिसऑनर हो गया। बैंक भी डिसऑनर नहीं किया। देखो अगर बैंक डिसऑनर करता ना तो बैंक कॉलम में आ जाता। तुमको चेक मिला था एक्स से, तुमने चेक दे दिया वाई को। चेक मिला था एक्स से, तुमने दे दिया वाई को। ना तुमने कैश में लिखा, ना तुमने बैंक भेजा। तो ना मैं अपने कैश में लिखूंगा, ना मैं बैंक में लिखूंगा। कैश एंड बैंक कहीं नहीं, नन ऑफ दिस सर। ना कैश बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक कैसे लिख दूंगा सर? ना मेरे पास पैसा आया है, ना मेरे पास चेक आया है, ना मैंने उसको बैंक भेजा। मुझे आपसे चेक मिला, मैंने तीसरे आदमी को दे दिया। तो ना मेरे कैश में एंट्री होगी, ना मेरे बैंक में। तो इंडोर्स का यहाँ पर एंट्री नॉन ऑफ दिस नहीं होने वाला। इंडोर्स ही वाली एक एंट्री बनती है जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में है। कभी कुछ वीडियो अपलोड करूँ तो वहां से आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ना। अच्छा, इसमें से जो भी ऐसे सारे हैं जो आगे चल के सेट्स की तैयारी करेंगे, वर्ग एक की तैयारी करेंगे, तो मैं कुछ कुछ वीडियोस अपलोड करते रहूंगा। प्रॉपर क्लास का तो कोई भरोसा नहीं है अभी ले भी पाएंगे कि नहीं। बहुत सारे मैं 11th 12th के लिए चैप्टर अपलोड करूंगा, 11th 12th का। फिर सीएमए वाले बच्चों का कुछ कुछ मैं चैप्टर बेसिक डालूंगा। तो जो जो भी आपके सिलेबस से मैच होता है, बिल्कुल देखो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और एट द एंड आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना ही है। सिलेबस में वर्ग एक का ही पढ़ूंगा तो उसमें अलग से कुछ नहीं बना, सब यही वही चैप्टर है, सब इधर उधर से बने हुए हैं। सेट का अलग से ही पढ़ूंगा, क्लास लूंगा। आपको चैप्टर आना चाहिए सर। चैप्टर अगर आपको अच्छे से आ जाता है तो आपका काम बन जाएगा। तो बहुत सारे वीडियो इस चैनल में डालेंगे। और आप अगर इस चैनल में हो, पहले से बने हो, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, आपको चीजें मिल जाएंगी। हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ एक्स इंस्टीट्यूशन। ये अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित विवरण में से एक्स संस्था के प्रत्यक्ष व्यय की गणना करो। प्रत्यक्ष व्यय की गणना करना है। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक है, मैन्युफैक्चरिंग है, सेलिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट है। इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया है और आपको मुझे बताना है कि सर इसका प्रत्यक्ष व्यय डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना आएगा। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है सर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना आएगा? ठीक है। वीडियो को पॉज करो, बनाओ। अभी मैं बना के दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन। हो सकता था, मैं सोच रहा था इसको नहीं बनाऊंगा और आपको दे दूंगा बनाओ और कमेंट बताओ, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे फंसेंगे। आप सॉरी, बच्चे नहीं, सब बड़े हैं। माई मिस्टेक। आप लोग शायद इसमें फंसेंगे। छोटे बच्चे को पढ़ाता तो मेरे मुंह से ज्यादा वही निकलता है। ट्राई करो। वीडियो पॉज करो, बनाओ, बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है। 25,000, 55,000, 45,000 और 35,000। आंसर तो छुपा देते हैं। आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो, फिर बताओ। वीडियो पॉज करेंगे, बिल्कुल आज कॉपी पेन लेकर बैठने वाली क्लास है। आज आपको देखने वाली क्लास नहीं जो लेटे लेटे हेडफोन लगा के देख रहे हो, नहीं। आज पढ़ो, बनाओ। पॉज करो वीडियो। आया कुछ ऑप्शन? चेक करते हैं आपका आंसर क्या आता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन उठाएंगे सर हम यहाँ से। नहीं बनाया तो अभी भी वीडियो पॉज करके बना लो। प्ले करके देखने की जरूरत नहीं है आपको, मेहनत करना, आपका पेपर है। ये सेल है और ये ग्रॉस प्रॉफिट है। तो अगर 2,40,000 के सेल में से 25% का ग्रॉस प्रॉफिट है, तो 75% का मेरा कॉस्ट होगा। राइट। 2,40,000 में 25% का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, तो 75% का मेरा क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा। तो एक काम करते हैं, सीधा हम क्या करते हैं, 2,40,000 का 75% ही निकाल लेते हैं। या तो आप सिंपल 25% निकाल लो, कोई टेंशन नहीं है। 25% ही निकाल लेता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। 0 0 25 4 100, बैलेंस गया 10, 25 2 50 और 10 60। 60,000 रुपए का तुम्हारा क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब 2,40,000 में से 60,000 रुपए को माइनस करूंगा तो सीओजीएस आ जाएगा। एक वीडियो मैंने डेडिकेटेड सीओजीएस के बारे में डाला था, वो वाला टॉपिक है। तो 2,40 में से 60 माइनस होगा तो 180 आ गया। तो 180 मेरा क्या निकल गया? सीओजीएस। सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बेचे गए माल की लागत 180 आ गया। अब बेचे गए माल की लागत जब 180 आ गया तुम्हारे पास, तो सीओजीएस का फॉर्म लगाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्म लगाते हैं। तो सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद है? सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा? दिख जाएगा? हाँ दिख जाएगा। ठीक।
तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में रख लेता हूं मैं 1,80,000। ओपनिंग स्टॉक में मेरे पास कितना है, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 30,000। रेड में दिख रहा है ना, हाँ दिख जाना तो चाहिए। प्लस परचेज, परचेज की वैल्यू कितना था मेरे पास क्वेश्चन में, कहाँ गया, परचेज की वैल्यू 90,000। परचेज की वैल्यू 90,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, यही तो निकालना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 25,000। ठीक है भैया। अब क्या करते हैं, 90 और 30 को जोड़ लेते हैं। 90 और 30 कितना बन गया तुम्हारा, 120। 120 में से 25 माइनस कर दे, तो 120 में से 25 माइनस करूंगा तो 95 कुछ बचना चाहिए था। तो यहाँ पर बच रहा है 95, यहाँ बच रहा है 180। 180 में से इधर इक्वल किधर लेकर आऊंगा तो माइनस 95 होगा। और यहाँ पर तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस बचेगा, तो इसको माइनस करते हैं। 0 0 0, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया तुम्हारा कितना, 17 में से 9 गया, 9 और 8 17 और 10, हाँ 17, एक 85 बच रहा है। तो 85 का मेरा आ रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन पहले से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में दिया होगा 30,000। तो इस 30,000 को इसमें से हटा देता हूं मैं, तब जाकर मेरा बच रहा है कितना हजार, 55,000। तो ये मेरा 55,000, 55,000 का मेरा बचना चाहिए था। एमसीक्यू में कुछ है क्या ऑप्शन, यस सर 55,000 का है ना। कुछ कचड़ा सा हो गया है लिखना, मैं आपको बता देता हूँ, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेंगे। कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये, 65 का आंसर सही तो रखा हमने, 65 बी आंसर रखा है मैंने, हाँ सही है। तो सुनो क्या करना चाहिए, सबसे पहले सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। ये कैलकुलेशन अगर नहीं दिख रहा हो तो बढ़िया सा आपको मैं थोड़ा सा रफली बना दिया हूँ। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को निकालकर माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लो। ओके भैया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,80,000 आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लिखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहने देना, सारे चीजों को समराइज करोगे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की वैल्यू तुम्हारा कितना आएगा, 1,85,000 आएगा। लेकिन ऑलरेडी क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो ये भी डायरेक्ट का ही पार्ट होता है। तो 30,000 अगर मैं 85 में से माइनस कर देता हूँ, तो जो बचेगा मेरे पास 55,000 का, वो मेरा क्या बन जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्यापम इतना लेवल भी सेट करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट किया इसने। आगे, क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग एंट्री आर दोज विच आर पास्ड। समापन प्रविष्टि वे हैं जो पारित होती हैं। अरे क्लोजिंग एंट्री कब बनेगा, साल के लास्ट में बनेगा। क्लोजिंग एंट्री कब बनेगा, साल के लास्ट में बनेगा, एट द एंड ऑफ द ईयर बनेगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ बिगिनिंग, नहीं एट द एंड ऑफ द ईयर। चलो, रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ, संचित पूंजी एक भाग है, ये भी मैंने अपने वीडियो में पढ़ाया है, कंपनी के वीडियो में। संचित पूंजी भाग है, रिजर्व कैपिटल पार्ट है। रिजर्व पेड अप का नहीं, फॉरफीचर का नहीं, एसेट्स का नहीं। कैपिटल टू बी कॉल्ड अप ओनली लिक्विडेशन ऑफ द, जब कंपनी बंद होती है ना, तो कंपनी को पैसे की जरूरत होता है, तो उस दिनों के लिए कंपनी पैसा रोक के रखी रहती है आपकी इंस्टॉलमेंट में से, तो उसको बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। याद रखना, ये कैपिटल रिजर्व नहीं है जो फॉर फीचर से निकलता है, ये रिजर्व कैपिटल है। तो रिजर्व कैपिटल लिक्विडेशन के समय में, कंपनी के समापन के समय में मांगी जाती है। अब बैंक रिकंसिलिएशन इज प्रिपेयर्ड बाय द, ये तो 50 और बड़े हो। बैंक रिकंसिलिएशन कौन बनाता है, बिजनेस बनाता है, एंटरप्राइजेस बनाता है, व्यापार या उद्यम बनाता है। बैंक को कोई मतलब नहीं होता, लेनदार को कोई मतलब नहीं होता, वितरक कहाँ से आएगा, ये कौन हो गया, सप्लायर बनाने वाला, हम बनाएंगे ना। क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक पासबुक मीन्स, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा। तो यहाँ पर वैसे भी नहीं लिखा है, कुछ और दिया क्वेश्चन। क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक पासबुक मींस बैंक बैलेंस। पासबुक का क्रेडिट का मतलब होता है बैंक बैलेंस, तुम्हारे पास पैसा है। पासबुक के क्रेडिट का मतलब होता है तुम्हारे पास पैसा है, दैट इज बैंक बैलेंस। या फिर ऑप्शन हो सकता था डेबिट बैलेंस ऑफ द पासबुक, वो नहीं है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द करंट एसेट, करंट एसेट्स में से क्या शामिल नहीं है इसमें से, इसमें से कौन करंट एसेट्स में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन सब आप बना सकते हो। देखो, बहुत टफ भी क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी भी क्वेश्चन नहीं, ये भी सरकारी नौकरी का ही पेपर है भैया। तो जो सेट कर रहे हैं वो मॉडरेट सेट कर रहा है, हाई लो मिक्स सब बना रहे, तो आपको देखना है अपना स्कोरिंग। 60 डे बिल्स रिसेबल करंट एसेट्स है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट करंट एसेट्स है, इंटरेस्ट ऑफ 500 रुपए विद कैशियर, कैशियर के पास 500 रुपए का ब्याज, इसको एक्रूड माना जाता है, उपार्जित माना जाता है, और ये भी तुम्हारा एसेट्स है। और प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय, ये तो क्या होता है बताओ,
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस प्रारंभिक व्यय। सर ये करंट एसेट नहीं होता, मैंने बताया था अपने वीडियो में, ये फिक्टिशियस एसेट्स होता है, बनावटी संपत्ति होता है जिनको आगे चल के खत्म किया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ हम वीडियो में एमसीक्यू सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, जितना कॉन्सेप्ट आ रहा है सब बताने की कोशिश कर रहे हैं। द कैपिटल ऑफ द सोल ट्रेडर वुड चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ, एक एकल स्वामी की पूंजी किसके परिणाम के स्वरूप परिवर्तित होगी? बढ़िया क्वेश्चन है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कि बोलता है कि कैपिटल किसके कारण चेंज होगा? वेजेस बीइंग पेड इन कैश, मजदूरी दूंगा तो कैपिटल चेंज होगा? सोचने की बात है। रॉ मटेरियल परचेस करूंगा उधारी में तो कैपिटल चेंज होगा। क्रेडिटर को पेमेंट करूंगा तो कैपिटल चेंज होगा। और एसेट्स खरीदूंगा उधारी में तो क्या कैपिटल चेंज होगा? पहली बात तो मुझे लग रहा है प्राइमा फेसी में कि एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे कैपिटल चेंज होगा। ड्राइंग बोलता तो कैपिटल चेंज होता, प्रॉफिट बोलता तो कैपिटल चेंज होता, एडिशनल कैपिटल बोलता तो कैपिटल चेंज होता। भैया ये तो खरीदना बेचना आ गया। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का है। और अकाउंटिंग इक्वेशन देखो, इतना सारा चीज तो आपको वैसे भी पढ़ने नहीं मिला। यहाँ पर आपको कॉमन सेंस काम करना चाहिए। उल्टा पकड़ता हूँ क्वेश्चन को। फिक्स्ड एसेट्स खरीदूंगा उधारी में तो एसेट्स आएगा, और क्रेडिटर बनेगा, क्रेडिटर वो भी गुड्स का नहीं है, एसेट्स वाला क्रेडिटर बनेगा। तो एक लायबिलिटी बनेगा और एक एसेट्स बनेगा, कैपिटल में नहीं जाएगा। कट। डिटेल सोच रहे हैं। क्रेडिटर बीइंग पेड ऑफिस अकाउंट बाय चेक, एक क्रेडिटर लायबिलिटी में फर्क पड़ेगा। चेक से पेमेंट किया तो किसको फर्क पड़ेगा? तुम्हारा बैंक को फर्क पड़ेगा, मतलब एसेट्स को फर्क पड़ेगा। तो यहां भी नहीं होता है। रॉ मटेरियल खरीदा तो रॉ मटेरियल स्टॉक को फर्क पड़ेगा, और क्रेडिट मतलब क्रेडिटर को फर्क पड़ेगा, यहां भी नहीं होगा। वेजेस बीइंग पेड इन कैश, अब अगर अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा कभी, तो वेजेस को पेड करने से पैसा जाएगा, माइनस इन कैश होगा। और वेजेस हो गया एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जाएगा पीएल अकाउंट में, और पीएल अकाउंट से फिर वो जाता है तुम्हारा कैपिटल के पास। तो ये कैपिटल को फर्क पहुंचाएगा वेजेस। 11th के बच्चों को हम याद करवाते हैं किस तरीके से। अगर एक्सपेंसेस होगा तो माइनस इन कैश होता है और माइनस इन कैपिटल होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में। और अगर आपको डिटेल सुनना होगा तो देखो, वेजेस जाएगा तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब उसमें वेजेस का इम्पैक्ट है। फिर वो कहाँ जाएगा? पीएल में, पीएल से क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट, मतलब उसके अंदर भी ग्रॉस प्रॉफिट का इम्पैक्ट है। फिर वो कहाँ जाएगा? कैपिटल के पास, और कैपिटल में जुड़ता है तो इनडायरेक्टली वो जाकर कैपिटल को इफेक्ट करेगा। तो ये आंसर है। ये क्वेश्चन कई सारे लोग गलत बनाएंगे, बताना जरूर। 71 क्वेश्चन सर, इतना डिटेल हम नहीं सोचे थे, ऐसा भी हो सकता है। According to the realization concept, accounting will be done, वसूली अवधारणा के आधार पर के अनुसार लेखांकन होगा जब माल का आदेश होगा, माल का उत्पादन होगा, माल की सुपुर्दी होगी, माल का मूल्य प्राप्त होगा। वसूली रियलाइजेशन के हिसाब से, तो रियलाइजेशन के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। वसूली के हिसाब से, वसूली रियलाइजेशन के हिसाब से, नाम में लिखा हुआ रियलाइजेशन, ऑर्डर नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, सुपुर्दी डिलीवरी भी नहीं होना चाहिए, माल की पूर्ति प्राप्त होना चाहिए। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा? 72। देखो यहाँ सभी लोगों को लग रहा होगा कि माल का मूल्य प्राप्त होने पर वसूली है करके। तो ये जो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअल में है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, आगम को पहचानना। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जिस दिन ऑर्डर दूंगा उस दिन तो रिकॉर्ड नहीं होगा, जिस दिन प्रोडक्शन होगा उस दिन, जिस दिन माल सुपुर्द हो जाएगा तुम्हारे पास से, अगर बेच रहे हो तो उसके पास पहुंच गया तो तुम्हारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन हो गया। या उसके पास से रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, या उसके पास से तुम्हारे पास माल पहुंच गया तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन हो गया। कब मिलेगा? वो तो उधारी में चलता ही है। जैसे आज आपने उधारी में माल बेचा तो आज तो सप्लाई कर दिया ना, अपने सामान तो चले गया, तो आज तो तुम्हारा इनकम रिकॉग्नाइज हो गया ना। आज ही हम लोग उसको रिकॉर्ड कर देंगे। जब पैसा मिलेगा 3 साल के बाद, पैसा 6 महीने के बाद मिलेगा, 2 महीने के बाद मिलेगा, तब थोड़ी रिकॉर्ड करूंगा। और बाई चांस वो पैसा ही नहीं देगा तो तुम रिकॉर्ड ही नहीं करोगे क्या? नहीं, जब गुड्स डिलीवर्ड हो जाता है, जब माल सुपुर्दगी हो जाती है, तब रिकॉर्ड्स करेंगे उसको। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन पर वो बेस्ड है। द एसेट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू मे बी क्लासिफाइड, एसेट्स को कंपनी के हिसाब से किन तरीकों में बांटा गया है? एसेट्स को कंपनी की में, कंपनी कंपनी का फॉर्मेट, कंपनी का फॉर्मेट का बैलेंस शीट का मैंने एक वीडियो डाला हुआ था, उसमें मैंने बताया कि एसेट्स को दो तरीकों से बांटा गया है। एक होता है जी करंट एसेट्स, एक होता है नॉन करंट एसेट्स। एक होता है करंट एसेट्स, एक होता है नॉन करंट एसेट्स। तो ये यहाँ पर दिया होगा चालू व गैर चालू संपत्तियां, करंट एंड नॉन करंट। अगर आप बोलोगे भैया टेंजिबल इंटेंजिबल भी होता है, तो ये दोनों के दोनों नॉन करंट के अंदर ही आते हैं। मूर्त अमूर्त नॉन करंट के अंदर ही आते हैं। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक करंट और एक नॉन करंट। तो बैलेंस शीट का मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें बताया है इसके बारे में। डैश इज द नोन एज अ फादर ऑफ द डबल अकाउंटिंग सिस्टम, द्विपृष्ठीय प्रणाली के
जन्मदाता कौन है? अकाउंट्स किसने बनाया? सबको पता होना चाहिए सर, अगर आप सब ऑडिटर की तैयारी कर रहे हो, सबको पता होना चाहिए। कौन है? लुकास पेसियोल, लुकास पेसियोली इसका नाम है। सर ये कहाँ रहता था? ये इटली में रहता था। इटली के वेनिस सिटी में रहता था। सर इसने कब अपनी बुक लाई? 1494। एक बार चेक कर लेना गूगल में, मुझे याद आ रहा है 1494 में इसने अपनी बुक लेकर आई थी, डबल अकाउंटिंग का। तो अकाउंट्स के जो फादर है वो लुकास पेसियोल है, लुकास पेसियोली, जिन्होंने 1494 में अकाउंट्स की बुक बनाई है। इटली के वेनिस सिटी में रहता था ये। आओ अगला देखो। A manager get 5% commission on the net profit after charging such commission. After charging such commission. ग्रॉस प्रॉफिट है 48,000 का, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट नेचर का दिया होगा, मैनेजर का कमीशन ये है। मैनेजर के कमीशन के पक्ष में शुद्ध 5% देना है, प्राप्त होना है, पश्चात लगाना है। यदि सकल लाभ 48,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट 48,000 है, मैनेजर को कमीशन के अतिरिक्त प्रत्यक्ष व्यय 6,000 का है, तो कमीशन बताओ। तो देखो भैया ग्रॉस प्रॉफिट कितने का? 48,000। और कोई खर्चा है क्या? हाँ भैया एक 6,000 का और खर्चा है। इसको माइनस कर दो तो तुम्हारा कितना आ गया? 42,000। ये क्या निकल गया? नेट प्रॉफिट निकल गया। इसका कितना परसेंट कमीशन देना है? 5% कमीशन देना है। आफ्टर चार्जिंग की बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग तो सभी को पता होगा, आफ्टर चार्जिंग से नीचे हो जाएगा 105। 5 से कटेगा, 5 से 21 बार में कटेगा, 21 से जाएगा 2 बार में, तो 2,000 का तुम्हारा राइट आंसर। 2,000 का 2000 इसका मैनेज कमीशन। सर अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बोलता, बिफोर चार्जिंग बोलता तो सिर्फ 100 रखते, आफ्टर चार्जिंग बोलेगा तो क्या रखना पड़ेगा? 105। ये तो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन। तो टोटल 75 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 10-12 क्वेश्चन तुम्हारे ज्वाइंट वेंचर और पार्टनरशिप से रिलेटेड थे। तो ये तुम्हारा पीवाईक्यू के एक लेखापाल 2022 का क्वेश्चन है। उम्मीद करूंगा इसको पढ़कर बड़ा मजा आया होगा, आपको अपना नॉलेज चेक करने मिला होगा। चैप्टर वाइज नहीं, होल अकाउंट का जो सिलेबस था उससे जितना क्वेश्चन बन सकता था, जो जो आया था मैंने सब बनाया। तो बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे कि सर कैसे लगा ये वाला क्लास। थ्योरी की क्लास लाने में मुझे अब दिक्कत हो रहा है, बिकॉज उसके पीछे पूरा कंटेंट बनाने में मेरा एक एक दिन लग जाता है। और ये वाला जो पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, संडे को या सैटरडे को जब फ्री मिल रहा हूँ मैं तो फटाक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि बना बनाया होता है, नॉलेज जितना मेरे पास है वहाँ कंटेंट लाने में दिक्कत हो रहा है। तो आप लोग थ्योरी खुद से पढ़ लो, जितना जितना करा सकता था मैं करा लिया। पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चन है ये जरूर बताऊंगा मैं, एक दो पेपर और है मेरे पास, उसको भी सॉल्व करके दिखा दूंगा मैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और बड़ा मजा आना चाहिए आप लोगों को इन सभी को पढ़कर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब भी समय मिलेगा मैं जरूर लेकर आ जाऊंगा आपके लिए पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चन जो सीजी व्यापम आपके पेपर में लेता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।